हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने सर्वांग सम आकृतियों के बारे में पढ़ा हुआ है कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं। यदि दो या दो से अधिक आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक सकती हैं तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। तो आपने इसमें पढ़ा, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे तितली का जो पंख है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि तितली के जो पंख होते हैं वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि तितली के जो पंख है वो सर्वांग सम आकृति है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आपकी बुक का पेज है, तो बुक के दो पेज जो है अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो भी पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेते हैं, यानी जो बुक के जो पेज है वो भी सर्वांग सम होते हैं। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे समान मूल्य के दो सिक्के हैं, अगर हम इन दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो भी एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो ऐसी आकृतियां कहलाती हैं सर्वांग सम आकृतियां, यानी उनमें आकृति तो एक जैसी होती है, साथ ही साथ उनके आकार भी समान होते हैं, दोनों सेम आकार के होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। और सर्वांग समता के लिए हमने चिन्ह पढ़ा हुआ था, इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, उसका चिन्ह होता है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में आपने पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। 10वीं क्लास का जो हमारा सिलेबस है, हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। समरूपता क्या होता है? तो सर्वांग सम में हमने देखा कि अगर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढकती है तभी उसे हम सर्वांग सम आकृति कहेंगे, यानी दोनों के आकार समान थे। समरूपता का मतलब है कि दो आकृतियां दिखती तो एक जैसी हैं लेकिन उनके आकार समान नहीं होते, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास एक भारत का नक्शा है जो आपकी कॉपी में बना हुआ है। उस भारत के नक्शे को अगर हम दूसरी बुक में देखेंगे या बड़ा करके देखेंगे तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो यहाँ यदि आप देखते हैं तो ये भी भारत का नक्शा है जिसको छोटा करके बनाया गया है। थोड़ा सा बड़ा यदि बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको भारत का नक्शा दिखाई देगा। नक्शा एक ही जैसा है, वैसा ही है, लेकिन उनके आकार अलग अलग हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो नक्शे हैं वो समरूप हैं। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो यदि मान लीजिए हम एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेते हैं अपना, ठीक है, तो अगर हम पासपोर्ट साइज का फोटो लेते हैं देन हमारा फोटो इस तरीके से इतना बड़ा हमको दिखाई देगा। अब इसी फोटो को यदि हमने एक बड़ा सा पोस्टर बनवा लिया देन क्या होगा? आपका यही फोटो सेम रहेगा, दिखेगा वैसा ही, लेकिन उसमें क्या हो गया है, वो उसका आकार बड़ा हो गया है। तो हम क्या कहेंगे? ये समरूप है। इसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम नहीं है। यदि हम एक फोटो के ऊपर दूसरे फोटो को रखेंगे तो वो ढकेगा नहीं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये सर्वांग सम नहीं है, लेकिन क्या है? ये समरूप है, यानी सेम वैसा ही दिखता है लेकिन उसका आकार बड़ा हो गया है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि समरूपता क्या होती है। दो या दो से अधिक आकृतियां अगर वो एक ही जैसी दिखती हैं, उनकी आकृति एक ही जैसी होती है, परंतु उनके आकार यदि अलग अलग हैं, तब हम इन तरीके की आकृतियों को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां। समरूपता में जो पहली चीज है वो है स्केलिंग। स्केलिंग को आपको जानना जरूरी है। स्केलिंग क्या होता है? तो स्केलिंग का मतलब होता है कि किसी भी आकृति को आप छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है स्केलिंग। ओके, जैसे मान लीजिए आपको आपके घर का नक्शा बनाने कहा गया है, तो घर का नक्शा यदि आप एक पेज में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? उसे छोटा करके उसमें दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? नक्शे को हम छोटे रूप में दिखा रहे हैं, यानी उसके साइज को कम कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं स्केलिंग। या किसी छोटी सी चीज को हम बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई छोटा जानवर है, मान लीजिए एक चींटी है, ठीक है, तो चींटी को यदि आप क्या करते हैं, इसको अगर आप बड़ा करके देखते हैं देन उसका डायग्राम आपको इस तरीके से बड़ा सा उसका एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी आकृति को हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है उसे, जिसमें आकृति को छोटा या बड़ा किया जाता है, वह प्रक्रिया कहलाती है स्केलिंग। ओके, उसके बाद में आता है स्केल गुणक। स्केल गुणक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्केल गुणक? तो स्केल गुणक का मतलब होता है यदि हम किसी आकृति को बड़ा कर रहे हैं तो हम कितने गुना बड़ा कर रहे हैं, या किसी आकृति को छोटा कर रहे हैं तो हम कितने गुना उसे छोटा कर रहे हैं। तो ये जो अंक होता है वही अंक कहलाता है स्केल गुणक। जैसे यदि आप अपने मोबाइल को कोई फोटो है उसे आप जूम करके देखते हैं
तो जूम करके देख रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप, उसी फोटो को आप बड़ा कर रहे हैं। ओके, तो जब हम जूम करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि साइड में इस तरीके से क्रॉस 1.5, फिर क्रॉस 2, क्रॉस 2.5, इस तरीके से जैसे जैसे हम उसे बढ़ाते जाते हैं इस तरीके का अंक साइड में लिखाते चला जाता है। क्रॉस 1.5 लिखाया है, इसका मतलब क्या है कि आप जिस आकृति को देख रहे हैं, जूम कर रहे हैं, वो अपनी मूल आकृति का 1.5 गुना बड़ा होकर के दिख रहा है। उसी को थोड़ा सा और हमने जूम किया तो वो क्रॉस 2 लिखाया। इसका मतलब क्या है कि वह आकृति अपनी मूल आकृति की 2 गुनी बड़ी दिखाई आपको दी रही है। तो इस तरीके से ये जो अंक लिखाता है साइड में, इसका मतलब है कि आप जो मूल आकृति ले रहे हैं वह मूल आकृति से आपको वह कितने गुना बड़ा या छोटा दिखाई देता है। जैसे यदि आपको किसी खेत का नक्शा बनाना है तो अगर आप देखेंगे तो खेत वास्तव में बहुत बड़ा होता है। यदि हम खेत को उसी आकार का अपनी कॉपी में बनाना चाहेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो क्या करेंगे, खेत का नक्शा बनाने के लिए हमें पैमाना लेना होगा। अब पैमाना जैसे हमने माना कि अगर हम 5 मीटर को हम पैमाने में 1 सेंटीमीटर शो करेंगे, ठीक है, अगर हमको 5 मीटर है, 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर यदि शो करते हैं और हमारे खेत का नक्शा सपोज इस तरीके से बनता है, वो आयताकार खेत नहीं है, मान लीजिए इस तरीके का खेत है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि आपका खेत जो है कितना सेंटीमीटर लंबा और कितना सेंटीमीटर चौड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, सपोज ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है, तो आप देख सकते हैं अगर हम चित्र में इसे 3 सेंटीमीटर लंबा प्रदर्शित कर रहे हैं तो वास्तव में वो कितना मीटर लंबा होगा। तो ये यहीं से हमें पता चल जाएगा कि 3 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर यानी कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 यानी 15 मीटर ये खेत जो है वो लंबा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि स्केल गुणक की सहायता से किसी भी आकृति को छोटा या बड़ा करके दिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्केल गुणक में आप ध्यान देंगे, अगर स्केल गुणक का मान 1 के बराबर होता है, अगर स्केल गुणक जो है वो 1 के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि वो आकृति जो है वो अपनी मूल आकृति के बराबर है। यदि स्केल गुणक का मान 1 से ज्यादा हो जाता है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, किसी चीज को हम जूम करके देखते हैं, है ना, यानी हम क्या कर रहे हैं, उसके साइज को बड़ा कर रहे हैं। तो यदि स्केल गुणक का मान 1 से बड़ा होता है यानी हम उस आकृति को बड़ा करके देख रहे हैं। और इसी तरीके से यदि स्केल गुणक का मान 1 से छोटा होगा तो इसका मतलब है कि हम उस आकृति को कम करके देख रहे हैं। जैसे अगर आपको खेत का नक्शा बनाना है तो आप क्या कर रहे हैं, 5 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर जो स्केल गुणक है उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो स्केल गुणक को समझना बहुत जरूरी है कि इसकी सहायता से हम किस तरीके से आकृतियों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। यहाँ पर स्केल में आपको ध्यान देना है, क्या किया गया है, 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 सेंटीमीटर, यानी हमें जो नक्शा दिखाई देगा उस नक्शे में जहाँ 1 सेंटीमीटर है उसकी वैल्यू हमें 10 मीटर वास्तव में खेत में होगा ये मानना है। तो हमें ये कहता है कि नक्शे में अगर खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो नक्शा है, इस नक्शे में इस तरीके से हमें खेत दिखाई दे रहा है जिसमें इसका जो माप है वो कैसा है, 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई जो है, इसकी चौड़ाई को अगर हम 3 सेंटीमीटर कहें, लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये हमें नक्शे में दिखाई दे रहा है। और इसमें ये कहा गया है कि स्केल क्या लिए हैं, तो स्केल हमको इसमें कहता है कि 1 सेंटीमीटर को हम 10 मीटर माने हुए हैं, ये हमने स्केल दिया है यहाँ पर। तो वास्तव में खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, चित्र में तो हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि चित्र में खेत 3 सेंटीमीटर चौड़ा दिखाई दे रहा है और 4 सेंटीमीटर लंबा दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में खेत जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए क्या है, 1 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर। अब हमें खेत कैसा दिखाई दे रहा है, 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, तो खेत का क्षेत्रफल हमें लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, तो 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर ये लेना होगा। अब 3 सेंटीमीटर यानी क्या होगा, तो स्केल गुणक में 1 सेंटीमीटर का मान 10 मीटर है,
तो 3 सेंटीमीटर का मान हो जाएगा 3 गुणा 10 मीटर, इस तरीके से हो जाएगा। गुणा 4 सेंटीमीटर है तो इसे हम लिखेंगे 4 गुणा 10 मीटर। कारण देंगे क्योंकि स्केल गुणक क्या है, स्केल हमको यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इसलिए जहां पर सेंटीमीटर लिखा है उसकी जगह पर हम 10 मीटर लिखेंगे। अब क्या हो गया, ये हो गया 30 मीटर गुणा 40 मीटर। तो यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तिया 12, तो 1200 वर्ग मीटर। यानी जो खेत हमें नक्शे में 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, वास्तव में उस खेत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर होगा। अब हम देखते हैं कि त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2 डायग्राम देख रहे हैं। तो दोनों ही त्रिभुज आपस में दिखते ही जैसे हैं, लेकिन एक साइज में बड़ा है और एक साइज में छोटा है। तो ये दोनों समरूप हैं। तो समरूपता के लिए कंडीशन होती है कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि ये पहली शर्त उसकी होनी चाहिए कि उनके जो संगत कोण हैं वो बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण बराबर हो, और दूसरी शर्त है कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं समानुपातिक हो तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, समरूप होंगे यदि। आपको यदि एग्जाम में समरूपता की परिभाषा पूछा जाए तो त्रिभुजों की समरूपता की परिभाषा क्या है, 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि पहला उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा उनकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपातिक हो, तब हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद में आपको डायग्राम देना है और साथ ही साथ आपको इसमें ये बताना होगा कि इस परिभाषा का मतलब क्या है। तो पहला है इसमें संगत कोण बराबर है। तो इस चित्र में देखिए संगत कोण क्या होते हैं। तो यहाँ P कोण दिखाई दे रहा है, तो P के ही बराबर जो उसका संगत कोण होगा वो होगा A, यानी कोण P और कोण A बराबर होने चाहिए, क्योंकि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। Q का संगत कोण हो जाएगा P, तो कोण Q बराबर होना चाहिए कोण P के, और इसी तरीके से R का जो संगत कोण है वो है C, तो कोण R और कोण C, ये तीनों कोण जो है जो अपने संगत कोण के इनको बराबर होना चाहिए। और इसमें जो सेकंड जो शर्त है वो है संगत भुजाएं समानुपातिक हो। इसका मतलब होता है कि जैसे हमने पहली भुजा ली हुई है इसमें PQ, तो PQ की संगत भुजा है AB, तो PQ और AB का जो भी अनुपात होगा वही अनुपात QR और BC का होना चाहिए, QR बटे BC, और वही अनुपात जो है वो PR और AC का अगर होता है, तो यदि कोई त्रिभुज इन दोनों शर्तों को पूरा कर ले तब हम क्या कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। संगत भुजाएं बराबर हो और संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं जो है वो समानुपातिक हो। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब हम इन दोनों त्रिभुजों में ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। मैं सेकंड वाले को पहले लिख लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR यहाँ पर समरूप है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ABC लिख रहे हैं यानी ABC का जो क्रम होगा इनके संगत कोणों का क्रम भी आपको सेकंड त्रिभुज में वही रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ABC क्रम लिए हैं, तो A का संगत कौन था, P, तो P को पहले लिखेंगे। B का संगत कौन था, Q, तो Q को सेकंड नंबर में ही लिखना है, और C का संगत है R, तो यहाँ C थर्ड नंबर में है तो R को भी आपको थर्ड नंबर में ही लिखना है। यहाँ पर आप ABC लिखे हैं तो इसके सीरियल को आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको आप BCA लिखते हैं सपोज, तो BCA यदि लिख रहे हैं तो BCA जिस क्रम में है उसी के क्रम में आपको यहाँ पर सेकंड त्रिभुज या इस त्रिभुज के भी कोण को लिखना होगा। तो B का संगत कोण कौन था, देखिए Q, तो यहाँ पर सेकंड त्रिभुज जब हम लिखेंगे तो Q को पहले लिखेंगे। C आया था तो C का संगत था R, तो R सेकंड नंबर में ही आएगा क्योंकि C सेकंड नंबर में था, और A का संगत जो है
P है तो ये P होगा। तो अगर BCA त्रिभुज लिया जाएगा तो इसका समरूप जो है वो QRP, इस तरीके से आपको लिखना है, यानी संगत कोणों के क्रम को आपको बदलना नहीं है। जैसा पहला त्रिभुज में है उसके संगत कोण के फॉर्म में दूसरे त्रिभुज को भी वैसा ही आपको लिखना है। तो त्रिभुजों की समरूपता बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रमेय भी सॉल्व करने वाले हैं।